नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका टेक्निकल एग्रीकल्चर में। आज का यह वीडियो आपके खेती करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का एक आम किसान अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपना कीमती समय, इन तीनों का लगभग 40% हिस्सा अनजाने में ही बर्बाद कर देता है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है। हम खेत में जो महंगी खाद डालते हैं, जो पानी हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी फसल को नहीं मिल पाता। वह या तो धूप की वजह से हवा में उड़ जाता है या फिर खरपतवार यानी घास फूस उसे चट कर जाती है। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी तकनीक हो, कोई ऐसा तरीका हो जो आपकी खाद और पानी के खर्च को आधा कर दे और आपकी पैदावार को, आपके मुनाफे को 2 गुना या 3 गुना कर दे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया भर के आधुनिक किसान इस्तेमाल करते हैं और जिसे खेती का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। आज हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। यह सिर्फ प्लास्टिक की एक पन्नी नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक ऐसी सुरक्षा दीवार है जो आपकी फसल को मौसम की मार, कीड़ों के हमले और बीमारियों से बचाती है। आज के इस वीडियो में हम मल्चिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मल्चिंग क्या है, यह कैसे काम करती है, इसे लगाने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसमें कौन सी गलतियां किसान करते हैं और इससे आप लाखों का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। एक एक बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए अगर आप एक गंभीर किसान हैं और खेती को बिजनेस की तरह देखते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर यह मल्चिंग है क्या। देखिए, प्रकृति कभी भी अपनी जमीन को नंगा नहीं रखती। अगर आप जंगलों में देखेंगे तो जमीन हमेशा सूखी पत्तियों और टहनियों से ढकी रहती है। इसी सिद्धांत को जब हम खेती में अपनाते हैं तो उसे मल्चिंग कहते हैं, यानी पौधों की जड़ों के पास की जमीन को किसी चीज से ढक देना। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग इसे पराली या सूखी घास से करते थे, जिसे हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कहते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम व्यावसायिक खेती यानी कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो हम एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टिक मल्चिंग कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर हमें खेत में प्लास्टिक बिछाने की जरूरत क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। जब हम खुले खेत में खेती करते हैं तो सूरज की सीधी रोशनी मिट्टी पर पड़ती है। इससे मिट्टी के अंदर की नमी भाप बनकर बहुत तेजी से उड़ जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि खुले खेत में दिया गया 60 से 70% पानी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाता है। लेकिन जब हम मल्चिंग लगा देते हैं तो वह नमी प्लास्टिक से टकराती है और वापस बूंद बनकर जड़ों में गिर जाती है। यानी मल्चिंग लगाने के बाद आपको खेत में बहुत कम पानी देने की जरूरत पड़ती है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है खरपतवार पर नियंत्रण। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि फसल से ज्यादा खर्चा तो निंदाई गुड़ाई और लेबर में हो जाता है। खरपतवार को उगने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। विज्ञान का नियम है कि बिना रोशनी के पौधे भोजन नहीं बना सकते। मल्चिंग फिल्म सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने ही नहीं देती। नतीजा यह होता है कि प्लास्टिक के नीचे अंधेरा रहता है और खरपतवार उग ही नहीं पाते। जो थोड़े बहुत उगते भी हैं, वे गर्मी और अंधेरे की वजह से वहीं मर जाते हैं और सड़कर आपकी फसल के लिए हरी खाद बन जाते हैं। यानी मल्चिंग लगाने से आपका निंदाई गुड़ाई का खर्चा शून्य हो जाता है। तीसरा बड़ा फायदा है तापमान नियंत्रण। इसे समझना बहुत जरूरी है। मल्चिंग फिल्म एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। सर्दियों के दिनों में जब बाहर पाला पड़ रहा होता है तब यह प्लास्टिक मिट्टी के तापमान को गर्म रखती है, जिससे पौधों की जड़ें काम करती रहती हैं, और गर्मियों के दिनों में यह मिट्टी को सीधा जलने से बचाती है। इससे पौधे की जड़ों का विकास, जिसे हम रूट जोन डेवलपमेंट कहते हैं, वह खुले खेत के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से होता है। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी, पौधा उतना ही ज्यादा पोषक तत्व मिट्टी से उठा पाएगा और उतना ही तगड़ा उत्पादन देगा। इसके अलावा मल्चिंग आपकी फसल की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फल या सब्जियां जैसे कि टमाटर, स्ट्रॉबेरी या खरबूजा जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनमें सड़न पैदा हो जाती है या उन पर दाग पड़ जाते हैं।
मंडी में ऐसे दागदार फलों का भाव नहीं मिलता। मल्चिंग फिल्म फल और मिट्टी के बीच एक दीवार बन जाती है। फल प्लास्टिक के ऊपर रहता है, एकदम साफ सुथरा और चमकदार। जब आप ऐसा माल मंडी में लेकर जाते हैं तो व्यापारी आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा भाव देता है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कई किसान भाई बाजार जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब हमें मल्चिंग दे दो। दुकानदार उन्हें कोई भी काली पन्नी पकड़ा देता है। यह सबसे बड़ी गलती है। मल्चिंग का चुनाव अपनी फसल और मौसम के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह की मल्चिंग फिल्म आती है और तीनों का काम अलग अलग है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मल्चिंग है सिल्वर और ब्लैक मल्चिंग। इसमें पन्नी का एक तरफ का हिस्सा सिल्वर यानी चांदी के रंग का होता है और दूसरी तरफ का हिस्सा काला होता है। इसे बिछाते समय सिल्वर वाला हिस्सा ऊपर आसमान की तरफ रखा जाता है और काला हिस्सा नीचे जमीन की तरफ। इसका एक विशेष कारण है, सिल्वर रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, यह मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। दूसरा, जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पौधे के पत्तों के नीचे पड़ती है तो वहां छिपे हुए कीड़े जैसे एफिड्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई भाग जाते हैं। ये कीड़े चमक से डरते हैं, यानी सिल्वर मल्चिंग लगाने से आपकी फसल में विषाणु जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरी तरह की मल्चिंग होती है ब्लैक और ब्लैक मल्चिंग। इसमें दोनों तरफ काला रंग होता है। यह मल्चिंग फिल्म सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। इसका इस्तेमाल उन फसलों में किया जाता है जहां हमें मिट्टी का तापमान बढ़ाना होता है या फिर सिर्फ खरपतवार को रोकना होता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत तेज गर्मी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी को बहुत ज्यादा गर्म कर सकती है, जिससे पौधों की जड़ें जल सकती हैं। तीसरी होती है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मल्चिंग। यह पूरी तरह से आर पार दिखने वाली पन्नी होती है। इसका इस्तेमाल सामान्य खेती में नहीं किया जाता। इसका उपयोग ठंडे देशों में या पहाड़ी इलाकों में मिट्टी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिसे सोलराइजेशन कहते हैं। अगर आपने गलती से इसे सामान्य खेत में लगा दिया तो प्लास्टिक के नीचे खरपतवार का जंगल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी इसके आर पार जा सकती है। अब बात करते हैं माइक्रोन की। यह एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला विषय है। माइक्रोन का मतलब है प्लास्टिक की मोटाई। किस फसल में कितने माइक्रोन की मल्चिंग लगानी है, यह जानना बेहद जरूरी है। अगर आप 3 से 4 महीने की फसल ले रहे हैं, जैसे कि खीरा, करेला या तरबूज, तो आपके लिए 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग काफी है। यह सस्ती पड़ती है और 4 महीने तक आराम से चलती है। अगर आप लंबी अवधि की फसल ले रहे हैं, जैसे कि टमाटर, मिर्च या बैंगन, जो 6 से 8 महीने तक खेत में खड़ी रहेगी, तो आपको 25 से 30 माइक्रोन की मल्चिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप बागवानी कर रहे हैं, जैसे पपीता, केला या अनार के पौधे लगा रहे हैं, तो आपको 50 माइक्रोन या उससे भी मोटी मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह 1 साल से ज्यादा समय तक खेत में रहेगी। याद रखें, माइक्रोन जितना कम होगा, पन्नी उतनी सस्ती होगी, लेकिन उसकी उम्र भी उतनी ही कम होगी। चलिए अब जानते हैं कि खेत में मल्चिंग लगाने का सही तरीका क्या है। अगर आपने तरीका गलत अपनाया तो मल्चिंग का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। सबसे पहला कदम है खेत की तैयारी। मल्चिंग लगाने से पहले खेत की गहरी जुताई करें। मिट्टी को रोटावेटर चलाकर बिल्कुल भुरभुरा बना लें। मिट्टी में बड़े ढेले नहीं होने चाहिए, वरना वे पन्नी को फाड़ देंगे। खेत तैयार होने के बाद हमें बेड बनाने होते हैं। मल्चिंग हमेशा बेड यानी मेड़ के ऊपर ही बिछाई जाती है। समतल जमीन पर मल्चिंग का कोई फायदा नहीं है। बेड बनाने के लिए आप ट्रैक्टर वाले बेड मेकर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड की चौड़ाई आमतौर पर 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए और एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी यानी रास्ता 3 से 4 फीट का होना चाहिए। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट जरूर रखें। ऊंचाई का फायदा यह होता है कि बारिश का पानी जड़ों में नहीं भरता और हवा का संचार बना रहता है। बेड बनाने के बाद सबसे जरूरी काम है बेसल डोज यानी खाद डालना। दोस्तों, एक बार मल्चिंग बिछ गई तो आप मिट्टी में कोई ठोस खाद जैसे डीएपी या गोबर की खाद नहीं डाल पाएंगे। इसलिए जो भी ठोस खाद आपको देनी है
वह मल्चिंग बिछाने से पहले ही बेड में मिला देनी चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर आप डीएपी, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नीम की खली को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। इसके साथ ही मिट्टी जनित रोगों से बचने के लिए ट्राइकोडर्मा या किसी अच्छे फफूंदनाशक का इस्तेमाल जरूर करें। अगला स्टेप है ड्रिप लाइन बिछाना। याद रखें, मल्चिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का होना अनिवार्य है। बिना ड्रिप के मल्चिंग खेती संभव नहीं है। ड्रिप की नली को बेड के बिल्कुल बीचों बीच बिछाएं। नली बिछाते समय यह ध्यान रखें कि ड्रिप के छेद ऊपर की तरफ हों। अगर छेद नीचे होंगे तो वे मिट्टी से बंद हो सकते हैं। मल्चिंग बिछाने से पहले एक बार ड्रिप चलाकर चेक कर लें कि कहीं लीकेज तो नहीं है और पानी आखिरी सिरे तक बराबर पहुंच रहा है या नहीं। अब बारी आती है मल्चिंग फिल्म को बिछाने की। मल्चिंग रोल को बेड के एक सिरे पर रखें। सिल्वर वाला हिस्सा ऊपर और काला वाला हिस्सा नीचे रखें। पन्नी को दोनों किनारों से पकड़कर खींचें। यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है। पन्नी को एकदम टाइट यानी कसकर बिछाना चाहिए। पन्नी और मिट्टी के बीच में हवा की जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर पन्नी ढीली रह गई तो हवा चलने पर वह फड़फड़ाएगी और फट जाएगी। साथ ही ढीली पन्नी के नीचे गर्म हवा जमा हो जाती है जो पौधे के तने को जला सकती है। पन्नी को कसकर बिछाएं और दोनों किनारों को मिट्टी से अच्छे से दबा दें। आप इसके लिए लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आजकल ट्रैक्टर से चलने वाली मल्चिंग लेइंग मशीनें भी आती हैं जो एक साथ बेड भी बनाती हैं, ड्रिप भी बिछाती हैं और मल्चिंग भी लगा देती हैं। मल्चिंग बिछाने के बाद हमें पौधे लगाने के लिए उसमें छेद करने होते हैं। इसे होल पंचिंग कहते हैं। छेद करने के लिए आप बाजार में मिलने वाले होल पंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं। एक लोहे के पाइप के टुकड़े को एक सिरे से गर्म कर लें और उससे प्लास्टिक पर हल्का सा दबाएं। इससे बिल्कुल गोल और साफ सुथरा छेद बन जाएगा। छेद का आकार 2 से 3 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छेद बहुत बड़ा होगा तो वहां से खरपतवार निकल आएंगे। 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी रखनी है यह आपकी फसल पर निर्भर करता है। टमाटर और मिर्च के लिए आमतौर पर 1.5 से 2 फीट की दूरी सही रहती है, जबकि बैल वाली सब्जियों के लिए दूरी ज्यादा रखनी पड़ती है। कोशिश करें कि छेद जिग जैग तरीके से करें, यानी एक लाइन के पौधे और दूसरी लाइन के पौधे आमने सामने न होकर थोड़े आगे पीछे हों। इससे पौधों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है। मल्चिंग लगाते समय किसान अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है। सबसे पहली गलती है दोपहर की तेज धूप में मल्चिंग बिछाना। प्लास्टिक का गुण होता है कि वह गर्मी में फैलता है। अगर आप दोपहर में पन्नी को खींचकर बांध देंगे तो रात को जब ठंडक होगी तो पन्नी सिकुड़ेगी और अत्यधिक तनाव के कारण फट जाएगी। इसलिए मल्चिंग बिछाने का सबसे सही समय सुबह का होता है जब मौसम ठंडा हो। दूसरी बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है नमी की कमी। मल्चिंग बिछाने से पहले बेड में अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर आप सूखी धूल पर पन्नी बिछा देंगे तो बाद में ड्रिप से पूरी मिट्टी को गीला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेड बनाने के बाद एक बार भरपूर पानी चलाएं और जब मिट्टी में नमी यानी बतर आ जाए तभी मल्चिंग बिछाएं। एक और समस्या जो अक्सर आती है वह है तना गलने की समस्या। जब हम छोटे पौधे लगाते हैं और अगर पौधे का कोमल तना गर्म प्लास्टिक को छू जाता है तो वह जल जाता है। इससे बचने के लिए जब आप छेद करें तो ध्यान रखें कि पौधा छेद के बिल्कुल बीच में हो और वह प्लास्टिक के किनारों को टच न करे। गर्मियों में यह समस्या ज्यादा आती है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, यानी मुनाफे और लागत की, क्योंकि अंत में किसान के लिए यही मायने रखता है कि जेब में कितना पैसा आया। अगर हम 1 एकड़ खेत का हिसाब लगाएं तो अच्छी गुणवत्ता वाली पन्नी, ड्रिप पाइप और लेबर का खर्चा मिलाकर सामान्य खेती के मुकाबले लगभग 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्चा आता है। यह सुनकर कई किसान भाई डर जाते हैं कि इतना खर्चा क्यों करें। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जब आप मल्चिंग लगाते हैं तो सबसे पहले आपके निंदाई गुड़ाई के 15 से 20,000 रुपए बच जाते हैं। दूसरा, खाद और दवाइयों का खर्चा लगभग 30% कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी पैदावार। वैज्ञानिक और अनुभवी किसान यह मानते हैं कि मल्चिंग विधि से खेती करने पर
उत्पादन में 25 से 40% तक की बढ़ोतरी होती है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या मल्चिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक है? देखिए, प्लास्टिक अपने आप में पर्यावरण के लिए चुनौती तो है, लेकिन अगर हम इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो समस्या नहीं है। फसल खत्म होने के बाद यह किसान की जिम्मेदारी है कि वह खेत से पूरी पन्नी को बाहर निकाले। कई बार किसान पन्नी को खेत में ही रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। प्लास्टिक मिट्टी में गलता नहीं है, बल्कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसलिए फसल लेने के बाद पन्नी को समेट लें। अगर पन्नी अच्छी हालत में है और आपने मोटी माइक्रोन की पन्नी ली थी, तो आप उसे अगली फसल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो उसे कबाड़ में दे दें ताकि वह रिसाइकिल हो सके। इसे खेत में जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जहरीला धुआं निकलता है। फर्टिगेशन यानी खाद देने का तरीका भी मल्चिंग में बदल जाता है। चूंकि मिट्टी ढकी हुई है, आप ऊपर से यूरिया या डीएपी नहीं फेंक सकते। आपको पानी में घुलनशील खाद जैसे 19-19-19, 12-61-0 या 00-50 का इस्तेमाल करना होता है। इसे ड्रिप के वेंचुरी सिस्टम के जरिए सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसे फर्टिगेशन कहते हैं। यह तरीका बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें खाद सीधे पौधे के मुंह में जाती है, इधर उधर बर्बाद नहीं होती। इससे पौधे का विकास बहुत ही संतुलित और जबरदस्त होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि खेती अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक उद्योग है, एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए हमें नई तकनीकों को अपनाना ही होगा। मल्चिंग एक ऐसी ही तकनीक है जिसने पूरी दुनिया में खेती की तस्वीर बदल दी है। शुरुआत में आपको यह थोड़ा मुश्किल या खर्चीला लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार इसे अपना लेंगे, जब आप अपने खेत में लहलहाती, रोग मुक्त और बम्पर फसल देखेंगे, तब आपको गर्व होगा अपने निर्णय पर। अगर आप टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तकनीक को छोटे स्तर पर, शायद आधे एकड़ या 1 बीघा से शुरू करें। खुद अनुभव करें, खुद फर्क देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार आप अपने पूरे खेत में मल्चिंग ही लगाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद है कि मल्चिंग पर यह विस्तृत जानकारी, यह A to Z गाइड आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि छोटी से छोटी बात भी न छूटे, लेकिन फिर भी खेती हर जगह की अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, पानी अलग होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर एक किसान भाई के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ, अपने किसान समूहों में शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर भारत का हर किसान ऐसी आधुनिक तकनीकों को अपना ले, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा किसान भी समृद्ध और खुशहाल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जानकारी, एक नई तकनीक के साथ। तब तक के लिए आप अपने खेत का और अपना ख्याल रखें। मेहनत करते रहें और स्मार्ट तरीके से खेती करते रहें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।